नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आप देख रहे हैं प्रहार, और प्रहार में आज हम बात करेंगे हादसे और घोटाले की जांच के बहाने असल दोषी को बचाने और रूट कॉज पर पर्दा डालने के सिस्टम पर। भारत में जब भी कोई हादसा होता है, आग लगती है, बिल्डिंग गिरती है, पुल टूटता है, पेपर लीक होता है या किसी सिस्टम की नाकामी सामने आती है, तो जांच के नाम पर सबसे पहले कार्रवाई छोटे कर्मचारियों पर होती है। लेकिन क्या असल में जिम्मेदार वही होते हैं या फिर हादसे की जड़ कहीं और छिपी होती है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया के कई विकसित देशों में एक मॉडल अपनाया गया है। उससे कहते हैं 5 वाई एनालिसिस मॉडल, जिसकी शुरुआत जापान के टोयोटा प्रणाली से मानी जाती है। और इसका उद्देश्य सिर्फ किसने गलती की उसे ढूंढना नहीं, बल्कि यह पता लगाना होता है कि गलती हुई क्यों, और फिर हर जवाब के बाद दोबारा क्यों पूछा जाता है। और जब तक सिस्टम की असली कमजोरी सामने ना आ जाए तब तक यह पूछा ही जाता। और ऐसा माना जाता है कि 5वीं बार जब वाई यानी क्यों पूछा जाता है तो वजह जो है वो सामने आ ही जाती है। उदाहरण के तौर पर मालवीय नगर जैसी किसी आग या बिल्डिंग गिरने की घटना में आप देखें, अगर पहला क्वेश्चन जैसे वाई फर्स्ट अगर आप कहें तो हादसा क्यों हुआ, जवाब आएगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था फेल थी। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाई की सुरक्षा क्यों फेल हुई, जवाब क्योंकि फायर ऑडिट और निर्माण जांच प्रभावी नहीं थे। फिर तीसरा सवाल कि क्या प्रभावी जांच जो था वो प्रभावी क्यों नहीं थी, क्योंकि निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई वो कमजोर थी। फिर चौथा वाई जो है वो कि निगरानी कमजोर क्यों थी, क्योंकि सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं थी। और आखिरी जो वाई 5 जिसको कहते हैं, जिसके पर आधारित ये पूरा सिस्टम एनालिसिस का बनाया कि जवाबदेही तय क्यों नहीं होती, तो इसका जवाब है क्योंकि भारत में रूट कॉज एनालिसिस की संस्कृति कमजोर है। यानी अगर रूट कॉज को फाइंड आउट करने या रूट कॉज एनालिसिस की संस्कृति को हम मजबूत बना देंगे तो सारी चीजें सामने हो जाएगी और हादसे भी कम हो जाएंगे। यानी हादसा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कई स्तरों पर लापरवाही का परिणाम हो सकता है। और इसी तरह यह मॉडल राजनीति और सामाजिक विवादों पर भी लागू होता है। आज हम प्रहार में 5 ऐसे मामलों को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखेंगे और उसे 5 क्यों की कसौटी पर कसेंगे, और फिर उसे अपने पैनलिस्ट जो कि सीनियर लॉयर हैं, विषय पर अच्छी समझ रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और साथ में बीजेपी और राजनीतिक जो दावेदार होंगे, जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जो प्रवक्ता होंगे, उनसे भी उनकी हम राय पूछेंगे, फिर उस निष्कर्ष को आपके साथ साझा करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं और वो सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। सवाल है कि पहला कि क्या भारत में यह 5 वाई या 5 क्यों का नियम लागू किया जा सकता है? क्या 5 वाई सिस्टम को लागू करने में यहां का सिस्टम बाधक है? क्या भारत में किसी भी हादसे या घोटाले की जांच असल दोषी को पकड़ने की बजाय उसे बचाने के लिए होती है? क्यों छोटे कर्मचारियों को किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराकर यहां सिस्टम घोटाला कर देता है, या सिस्टम जो है रूट कॉज को बाईपास कर देता है, उसे नहीं, किसी भी छोटे कर्मचारी को पकड़ के उसे ये कर देता है? क्या छोटे कर्मचारियों को किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराकर यहां का सिस्टम घटना के रूट कॉज पर पर्दा डाल देता है? ये पांचों सवाल हमने किए हैं और इसी 5 सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी में रूट कॉज को जो हमारी जो अभी पांच जो बड़ी घटनाएं अभी हमारा आपके बीच में है पिछले 10 दिनों के अगर हम बात करें, तो जो बड़े 5 घटनाएं हैं, उन 5 घटनाओं को हम इसी 5 वाई की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट वो दिए हैं क्या वो सही है या गलत है। और इसी रिजल्ट पे जो है हम आपको हमारे अपने जो पैनलिस्ट के साथ हम जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। और हमारे पास जो पहला जो वाई खान सर विवाद जो है, कोचिंग विवाद, उस विवाद पर हमने लिया है पहला वाई विवाद इतना बड़ा क्यों हुआ? जवाब है कि क्योंकि दूसरे कोचिंग संचालक और खान सर के स्टाफ के बीच विवाद हिंसा तक पहुंच गया और जवाबी तनाव में खान सर के गार्ड द्वारा गोली चलाने की घटना सामने आई। वाई 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हिंसक क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिस्पर्धा से पढ़ाई तक सीमित नहीं रही है। इसमें जो है अब फिर कोचिंग संस्थान के बीच ये हिंसक क्यों हुआ, यानी दूसरा जो है तो इसी में और भी ज़्यादा जवाब है कि छात्रों की संख्या, प्रभाव, ब्रांड वैल्यू और बाजार पर कब्जे की लड़ाई आक्रामक होती गई। यह भी Y2 का ही है। Y3 है कि कोचिंग सेंटर में प्रतिस्पर्धा इतनी आक्रामक क्यों हो गई,
क्योंकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कम हुआ और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव बढ़ा। चौथा जो वाई है कि शिक्षा कारोबार और शक्ति संघर्ष क्यों बदल रही है, तो इस खाली जगह को निजी कोचिंग उद्योग ने इसे भर दिया। और आखिरी जो वाईफाई है कि शिक्षा व्यवस्था इस स्थिति तक क्यों पहुंची, तो नतीजा शिक्षा सेवा नहीं आई और जो कोचिंग संस्थान हैं उनके बाजार जो हैं उन्होंने इस गैप को भर दिया। निष्कर्ष यह है कि उस शिक्षा मॉडल पर सवाल है जहां ज्ञान से ज्यादा प्रभाव, प्रचार और बाजार की लड़ाई हावी होती जा रही है। अब दूसरा जो विवाद है, दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। दूसरा विवाद है नीट पेपर लीक। पहला वाई है इसमें कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ, क्योंकि परीक्षा से पहले, जरा मैं कहूंगा कि एक बार जरा धीरे करके दिखाएं इसको, वाई 1 पे ला करके जरा सा इसको रोके। वाई फर्स्ट है कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ, क्योंकि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या उससे जुड़ी संवेदनशील जानकारी गलत हाथों तक पहुंच गई। अब वाई 2, प्रश्न पत्र गलत हाथों तक कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, क्योंकि पेपर ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग, डिजिटल एक्सेस या परीक्षा प्रबंधन की सुरक्षा में कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई। अब वाई 3, सुरक्षा व्यवस्था में आखिर चूक क्यों हुई, क्योंकि परीक्षा प्रणाली में कई स्तरों पर निजी एजेंसियां, लोकल नेटवर्क, मानवीय हस्तक्षेप शामिल हैं, जहां निगरानी और जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। वाई 4 की निगरानी और जवाबदेही कमजोर क्यों पड़ जाती है, तो जवाब है क्योंकि देश में प्रतियोगी परीक्षाएं करोड़ों छात्रों के भविष्य और हजारों करोड़ के कोचिंग बाजार से जुड़ा हुआ है। और वाई 4 निगरानी और जवाबदेही कमजोर क्यों पड़ जाती है, इससे पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग और भ्रष्ट नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं। अब आखिरी जो है वाई 5 की पेपर लीक माफिया बार बार क्यों सफल हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुरक्षा, संस्थागत पारदर्शिता और त्वरित दंड प्रणाली अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। अब जो तीसरा मुद्दा हमने लिया है, निष्कर्ष इसका यह है, तीसरा मुद्दा मालवीय नगर जो फायर हादसा हुआ था उस पर हमने लिया कि वाई आग इतनी भयावह क्यों हुई, क्योंकि आग लगने के बाद जो है, मैं कहूँगा थोड़ा धीरे धीरे चलाएं उसको, दर्शकों को पढ़ने भी दें इसे। वाई 3 की आग इतनी भयावह क्यों हुई, क्योंकि आग लगने के बाद बचाव और नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हुई। वाई 2, बचाव व्यवस्था प्रभावी क्यों नहीं थी, क्योंकि फायर सेफ्टी सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट या सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे या सही स्थिति में नहीं थे। वाई 3 की सुरक्षा उपकरण और व्यवस्था कमजोर क्यों थी, क्योंकि नियमित फायर ऑडिट और सुरक्षा अनुपालन में गंभीर कमी रही। वाई 4 कि फायर ऑडिट और अनुपालन क्यों कमजोर रहा, क्योंकि निरीक्षण प्रक्रिया, निगरानी और नियमों के पालन में लापरवाही या ढिलाई बरती गई। वाई 4 की लापरवाही बार बार क्यों होती है, क्योंकि भारत में अक्सर सुरक्षा नियम हादसे के बाद याद किए जाते हैं, उसके पहले नहीं। और वाई 5 जो आखिरी लापरवाही बार बार क्यों होती है कि जवाबदेही रिएक्टिव है और प्रिवेंटिव नहीं है, रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। निष्कर्ष, मालवीय नगर फायर हादसा सिर्फ आग की घटना नहीं, यह उस मानसिकता का परिणाम है जहां सुरक्षा को खर्च समझा जाता है, प्राथमिकता नहीं। तो चौथा जो हमने लिया वो साकेत बिल्डिंग कोलैप्स। 5 वाई का एनालिसिस यह है कि बिल्डिंग क्यों गिरी, क्योंकि इमारत की संरचना कमजोर हो चुकी थी और निर्माण सुरक्षा मानकों का पालन पर्याप्त रूप से नहीं हुआ था। यह पहला वाई है। दूसरा, संरचना कमजोर क्यों हुई, क्योंकि संभवतः अवैध निर्माण, अतिरिक्त फ्लोर, घटिया सामग्री या समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट की कमी रही। वाई 3 अवैध निर्माण और लापरवाही क्यों जारी रही, क्योंकि स्थानीय निरीक्षण, एक बार कहूंगा मैं जरा सा एक बार फिर से वाई 3 लाएं, एक बार वाई 4 ऐसे निगरानी प्रभावी क्यों नहीं रहा। तो वाई 1 बिल्डिंग क्यों गिरी, ये हम दिखा चुके हैं, 2 भी आपको दिखा चुके हैं। अब 3 में मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा रोके। वाई 3 अवैध निर्माण और लापरवाही क्यों जारी रही, क्योंकि स्थानीय निरीक्षण और नगर निकाय की निगरानी जो है वो प्रभावी नहीं रही। इसके बाद वाई 4 है कि निगरानी प्रभावी क्यों नहीं रही, क्योंकि सिस्टम में नियमित जवाबदेही, पारदर्शिता और सख्त प्रवर्तन की कमी रही। और आखिरी जो वाई है वाई 5 है इसका कि कोलकाता साकेत बिल्डिंग कोलैप्स में वाई 5, एक बार वाई 5 का स्लाइड दें यहां पे, कि जवाबदेही और प्रवर्तन कमजोर क्यों रहते हैं, क्योंकि भारत में शहरी विकास तेजी से हुआ और इस तेजी से चलते विकास के कारण जवाबदेही और प्रवर्तन जो है वो कमजोर हो गई, लेकिन सुरक्षा के नियमों के पालन और प्रशासनिक जिम्मेदारी की संस्कृति उतनी मजबूती से नहीं बन पाई। इसी वजह से जो है ये वाई 5। निष्कर्ष ये कि साकेत बिल्डिंग कोलैप्स सिर्फ एक निर्माण हादसा नहीं, बल्कि आगे जो है बल्कि यह शहरी अव्यवस्था, कमजोर निगरानी और जवाबदेही संकट का संकेत है। ये 5 वाई जो है वो एनालिसिस है। और जो आखिरी जो हमने लिया CBSE OMS
OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसमें वाई फर्स्ट क्यों है? CBSE का OSM सिस्टम विवाद में क्यों आया? क्योंकि बिना पर्याप्त तैयारी और प्रशिक्षण के ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू होने से शिक्षक और छात्र दोनों ही परेशान हो गए। दोनों को लगा कि थोड़ा इसमें टाइम देना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं। कॉपी जांच की प्रक्रिया धीमी, तकनीकी रूप से अस्थिर और भ्रमित करने वाली साबित हुई। कॉपी यहीं से स्कैन नहीं हुआ था, कुछ सही जगह स्कैन नहीं हुए, तो कुछ उसमें जो है ग्लोसी थे, कुछ जो है धुंधले थे। और जो Y2 है कि शिक्षक और परीक्षक परेशान क्यों हुए? क्योंकि पारंपरिक फिजिकल कॉपी जांच के बजाय स्कैन कॉपी और डिजिटल इंटरफेस पर अचानक काम करना पड़ा, जिसके वो आदी नहीं थे। इसकी वजह से जो है ये हुआ, और कई परीक्षकों को सिस्टम, सॉफ्टवेयर और मार्किंग फ्लो की पूरी समझ नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं हुई थी। Y3 की पर्याप्त प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि नई तकनीक लागू करने की गति, तैयारी और ग्राउंड लेवल रेडीनेस से ज्यादा तेज रही, और इसी वजह से जो है इसे नहीं हुआ। और इंप्लीमेंटेशन पहले हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग बाद में, जबकि कैपेसिटी बिल्डिंग पहले होनी चाहिए थी और इंप्लीमेंटेशन बाद में। Y4 तैयारी और ग्राउंड टेस्टिंग कमजोर क्यों रही? क्योंकि बड़े शिक्षा तंत्र में अक्सर पॉलिसी रोल आउट ऊपर से तय होता है, जबकि फील्ड लेवल फीडबैक और पायलट टेस्टिंग सीमित रह जाती है, और ये खामी रही, जिसकी वजह से जो है वो, यानी जो फाइंड आउट किया था कि असल वजह क्या है, असल वजह जो आखिरी Y5 है, वह शिक्षा सुधारों में बार बार ऐसी दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी बदलाव तो तेजी से लाए जाते हैं, लेकिन अगली स्लाइड दिखाएं जरा, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल ट्रांजिशन प्लानिंग उतनी तेजी से मजबूत नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। निष्कर्ष ये कि CBSE OSM विवाद सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला भी है, और यह उस शिक्षा मॉडल पर सवाल है जहां टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो तेज है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन, लेकिन ह्यूमन प्रिपेयर्डनेस जो है, यानी जो आदमी की जो तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस जो है, वो पीछे छूट जाती है। निष्कर्ष हुआ, और इन 5 मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, और ये जो सारी है, हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं वो भी इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे, और पूरे प्रोग्राम के दौरान इस स्लाइड को हम आपको दिखाते रहेंगे, और वहाँ भी आप जाते रहेंगे। और हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। हमारे साथ दो लॉयर हैं बीजेपी और कांग्रेस के, जो हैं हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं वो भी हैं। अश्वनी शाही हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, संदीप मिश्रा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वो भी रहे, और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मधु मुकुल त्रिपाठी जी वो भी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी से करना चाहूँगा। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज़ मिल रही है। त्रिपाठी जी, ये जो हमने सवाल किया है और ये जो हमने दिखाया यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे कि हादसे जब भी इंडिया में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, तो हम लोग जो जांच होती है, जांच एजेंसियाँ वैसे लोगों को ढूंढने के लिए निकलती है जिस पे आरोप लगा दिया जाए और उसके बाद जो है फाइल क्लोज कर दिया जाए। एक मैं क्या वसीर बद्र नाम कर रहा हूँ, किसी शायर की शायरी मुझे याद आ रही है कि अब कहाँ जाओगे ढूंढने कातिल मेरे, तुम तो मेरी मौत का इल्ज़ाम भी मुझी पे रख दो। तो उसी तरीके से है कि जो सबसे कमज़ोर है उसी पे इल्ज़ाम रख दो और असल आदमी को बचाने की कोशिश होती है। पूरी प्रक्रिया जांच की इसी तरीके से चलती है। त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सिस्टम जो है 5Y सिस्टम एनालिसिस, इसके जरिए जो है असल कॉज पे जो है आदमी को ढूंढना चाहिए, रूट कॉज क्या है वहाँ तक जा करके करना चाहिए उसका इलाज, ताकि भविष्य में फिर से इस तरीके की बात जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, सबसे आपने जो चीज़ें रखी हैं वो तो बहुत आवश्यक हैं, लेकिन प्रिवेंशन और प्रिकॉशन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप देखिए, अभी बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, तो जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको एक आपका मैप या प्लान सैंक्शन कराना पड़ता है। कितनी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं उस सब का एक प्रोसेस होता है। आपको फायर सेफ्टी मेजरमेंट लेना है, या आपका एग्जिस्ट प्लान क्या है, आपका सेफ्टी प्लान क्या है, फायर हाइड्रेंट है या नहीं है, अगर आग लग गई तो उसकी कैसे इंफॉर्मेशन होगी, क्या ट्रेनिंग है, तो उन सब चीजों का बहुत बड़ा एक वो है। लेकिन सबका जो बेसिक रूट काज है हमें उस पर जानना चाहिए। रूट काज क्या है हमारे देश में? हमारे देश में जो यूटीटी है, अंडर टेबल ट्रांजेक्शन, अभी आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर साहब पकड़े गए, उनके यहाँ धन कुबेर मिले। कारण क्या है? कारण ये है ईजमेंट। आदमी जाता है, मैं अपना मकान बनवाना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया भर के पचड़े में न पड़ूं, मैंने नक्शा दिया, पैसा दिया और मुझे नक्शा मिल जाए।
और अथॉरिटी क्या करती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं। अब उसमें क्या हुआ, हमने पैसा दिया, पैसा अच्छा वाला दे करके पुण्यामध्ये आहे, पुण्यामध्ये जी आहे ना तिची अभी अब मावशीची जरा property आहे. जी बोलिए सर। बीच में इंटरप्शन था तो मैंने कहा, मैं रुक जाऊं। एम्बियंस को डाउन कीजिए जरा सा, एम्बियंस आ रही है आवाज। तो होता क्या है कि ईसमेंट और यूटीटी हम क्या करते हैं, अगर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई है, ट्रेनिंग का अभाव या हमारे अंदर अपने आत्मसम्मान, राष्ट्र के प्रति चिंतन, इन चीजों की कमी के कारण हम क्या करते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहेंगे, हम अपने आप को समर्पित देशभक्त कहेंगे, अपने आप को एक जागरूक नागरिक कहेंगे, लेकिन जहां आवश्यकता हमारे कर्तव्यों की है हम बिल्कुल नहीं पालन करेंगे। हम सब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे लेकिन ड्यूटी की बात कोई नहीं करेगा। होता क्या है कि अगर हम सभी को जागरूक करते हैं, एक तो रिश्वत, जो रिश्वत हमारे यहाँ करप्शन है, करप्शन बंद हो जाए, सारा का सारा रूट काज, ये 5Y का जो आप कह रहे हैं, केवल और केवल करप्शन और इनकम्पिटेंसी है। कई लोग कंपिटेंट ही नहीं है, वो पैसा देकर या के रिजर्वेशन से कैसे न कैसे पदों पर पहुंच गए हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। उनको क्या करना है, कलम चलाना है और पेमेंट लेना है। तो सबसे पहले जो अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही, जब कोई घटना घटती है तो जो अथॉरिटीज हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सबसे छोटे, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको स्कोप जो बना दिया, हाँ वो अरेस्ट हो गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी को प्रोसिक्यूट किया गया कल्पेबल होमिसाइड के लिए? क्या किसी को प्रोसिक्यूट किया गया जिसने सैंक्शन किया? क्या फायर सेफ्टी प्लान वाला जो है, जिसने मैप सैंक्शन किया, जिसने उसका सर्वे किया, क्या किसी ने देखा? बिल्कुल नहीं। उसको पकड़ा किसी ने? नहीं। क्या आप, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, मैं जानता हूं, सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, आज उनके आइलैंड है। बहुत सारे ऐसे थे, साइकिल नहीं होती थी, उनके पास आइलैंड। कहां से? क्योंकि वो क्या करते हैं, पालते हैं, अपने लोगों को पालते हैं पॉलिटिशियन। मैं किसी एक पार्टी की नाम नहीं लेता हूं, हर पार्टी में बिल्कुल हम में सब एक जैसे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा सवाल कुछ और भी है कि दो घटनाएं लगातार हुई, इसीलिए मैं रूट काज मैं आपने चूंकि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी ओपनिंग में, तो रूट काज पर भी डिस्कस करना पड़ेगा। बीइंग एडवोकेट मुझे वो भी देखना पड़ेगा। जब हम लोग किसी केस को लेके चलते हैं तो हम उसका पूरा का पूरा एंटीसीडेंट लेते हैं। जब तक आपको फाउंडेशन नहीं पता चलेगा, आप उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी जैसे आपने यहाँ देखा, दिल्ली में जो घटना घटी, दिल्ली में पकड़ा कौन गया है? मुझे तो हंसी आ रही थी। एक सैफ, क्यों जी? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। एक आप जो है खाना बनाने वाले एक सैफ को आपने पकड़ लिया, बेचारा सबसे गरीब था वहां पे, सबसे कमजोर वही लगा, भले उसी को पकड़ लो, अब उसी के सर पे सारे इल्जाम धर दो। क्या वहां जो इंजीनियर वहां चेकिंग करने गया, इंस्पेक्शन करने गया, क्या उसको प्रोसिक्यूट किया गया? या जिसने मैप सैंक्शन किया वो प्रोसिक्यूट किया गया? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या उनका कोई राजनीतिक संरक्षण है, या राजनीतिक संरक्षण था जब वो बिल्डिंग बनी? क्या सब अंधे थे जब बन रही थी? तो ये सब चीजें। और दूसरी एक चीज और भी है, आप बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कुछ लोग बुरा माने, मैं ड्यू रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्र की बात है। एक आदमी जो आपका 90% मार्क वाला है, टैलेंटेड है, उसको आप फेल कर देते हैं। एक आदमी 30% भी मार्क्स नहीं लाया है, लेकिन वो जाएगा, उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, वो विषय दूसरा है, वो त्रिपाठी जी, वो विषय दूसरा है, वो इसमें बाद में जाएंगे, वो डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग। हम अब चलते हैं, एक बार हम डॉक्टर शिवानंद उलियालकर की बात करते हैं। कांग्रेस के जो हमारे साथ जो है प्रवक्ता, मैं एक बार उनके पास जाऊंगा, शिवानंद जी के पास। ठीक है, त्रिपाठी जी मैं वापस आऊंगा, आप वापस फिर आऊंगा, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं रीजन बता रहा हूं। नहीं ठीक है, वो रीजन समझता है, एवरीबॉडी नोस, हम अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे। शिवानंद उलियालकर जी, शिवानंद जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जब कोई घटना होती है तो जो एजेंसियां जो जांच करती हैं, उनकी कोशिश घटना के रूट कॉज पे जाने की बजाय छुपाने, चेहरे बचाने की कोशिश ज़्यादा होती है? अभी जो आग, मालवीय नगर की आग लगने वाली घटना है, उसमें आखिरकार जाकर के इन्होंने किसे पकड़ लिया? जो भाई ये सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ, ये किचन से हुआ, और उस रसोइये को पकड़ लिया, जो बेचारा उत्तराखंड का एक छोटा सा गरीब रसोइया है, उसको उठा के पकड़ लिया। अब सारा इल्जाम उसी के सर पर रखने की कोशिश हो रही है, और जो रूट कॉज है उस पर ध्यान नहीं जा रहा कि आखिर किसने मकान में 6 कमरे का लाइसेंस, 24 कमरे कैसे बन गए, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीबीएसई में जो है वो पेपर नीट का पेपर लीक हुआ, आप पकड़ किसको रहे हो? जिसने क्वेश्चन खरीदा, जिसने क्वेश्चन बेचा। लीक जिसने किया वहां तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो।
धूल चेहरे पे है, साफ आईना कर रहे हो। तो रूट कॉज पे जाने के लिए यहाँ जो जांच एजेंसियां हैं वो उनकी कोशिश होती है कि भाई किसी पे इल्जाम धर दो और अपनी फाइल बंद कर दो। क्या आपको लगता है कि ये जो 5 सिस्टम है जो कि विदेशों में अक्सर, जापान में इसकी शुरुआत हुई थी, वहां तक जाना चाहिए? एक रोड भी अगर टूटता है वहां पे तो उसमें केवल जो रोड बनाने वाले ठेकेदार नहीं, पूरे सिस्टम की जांच होती है और रूट कॉज को लेकर के फिर ऐसा सिस्टम बनता है कि फिर कभी रोड में गड्ढे नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है कि वही सिस्टम, वही 5 जो कसौटी है, इसी कसौटी पे कसना चाहिए सारे मसले के रूट कॉज को जानने के लिए? मुकेश सर और पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल्यूर है। महाराष्ट्र में, पुणे से आता हूँ, पुणे में एक पोर्श गाड़ी का 17 साल का बच्चों को उन्होंने गाड़ी दिया, देने के बाद दो बच्चों को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद उन्होंने एक एमएलए को, बीजेपी का एमएलए को पकड़ के प्रेशर बना के पैसा खिला के डांस भी कर रहे थे, वो लोग ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। वो वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उसकी माँ का ब्लड लेके बच्चा को बचाने के लिए डॉक्टर, एमएलए, मिनिस्टर सब उसमें, सब बीजेपी का लोगों ने बचाने का कोशिश किया। फिर बाद में ये मीडिया में उछाले, आपके जैसे नेशनल चैनल पे ये मुद्दा उठाने के बाद वो लड़का अरेस्ट किया, उसका डैडी को अरेस्ट किया, माँ को अरेस्ट किया, उसको दादा को भी अरेस्ट किया। उसका दादा ने 15-20 मर्डर किया था और बड़े बड़े बिल्डर लाइन में किया था उन्होंने, जेपी से। तो उन्होंने बड़े बड़े मर्डर किया था, तो वो भी ओपन करके सब जेल में डाल दिया। 1000 करोड़ का जगह एक्वायर किया था महाबलेश्वर में, 5 स्टार होटल बनाया था, वो भी गिरा दिया है एकनाथ शिंदे साहब ने। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जस्टिस के लिए मांग किया। मध्य प्रदेश के बच्चे थे दोनों, एजुकेशन जॉब के लिए आए थे। तो ये लोग करनी और करनी, लॉ अपने पास फेल्योर है। देखिए, आपने जो बात कही, मैं उसी बात को कहूँ, आपकी इस बात को अगर मैं इस 5 की कसौटी पे कसूं तो इसमें बात में आखिरकार ये आएगी कि जो सरकार, जिसने वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी प्रॉपर लाइसेंसिंग के बनाने की छूट दे दी, बनाने का ऑर्डर दे दिया, बनाने के लाइसेंस दे दिए, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। ना कि आप, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं भाई उसके पास लाइसेंस नहीं था, नाबालिग था और उसने 4 आदमी को ठोक दिया, उसकी जान ले ली। हम यहीं पे जाते हैं, उसके बच्चे और उसके माता पिता को पकड़ते हैं। लेकिन रूट कॉज क्या था? रूट कॉज उसका ये था कि आपने लाइसेंस देने की प्रणाली में गड़बड़ की थी। तो केवल लाइसेंस देने वाला क्यों नहीं दोषी है? जो लाइसेंस बनाने वाला अगर दोषी है, जो बच्चे को लाइसेंस दिया, जो बिना लाइसेंस का अगर उसको चला रहा है, तो जो लाइसेंस दिया बच्चे को वो भी दोषी है। तो इस तरीके के रूट कॉज से मुझे लगता है कि हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ करके रूट कॉज पे जाना चाहिए। चाहे किसी भी सरकार की गलती हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हमें उस पे जाना चाहिए। मैंने इसीलिए ये 5 एनालिसिस जो है इसको निकाला कि भाई इस पे सारी घटनाओं की जांच होनी चाहिए और इसी कसौटी पे जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए। मैं एक बार संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, क्या आपको लगता है मुकेश सर, मेरे को 1 मिनट दीजिए जी। देखिए, निर्भया हत्याकांड जो हुआ दिल्ली में, वो ब्लैक ग्लास नहीं होना, यूज होना नहीं चाहिए। दिल्ली, मुंबई में, मैं अभी मुंबई में हूँ, बांद्रा में मेरा घर है। ये लोग ब्लैक ग्लास डालने की वजह से पुलिस पकड़ते हैं, फाइन करते हैं। कितने सालों से चल रहे, निर्भया तो कितने साल हो गए। तो ये लोगों ने, मेरा कहना है कि पुलिस को मैंने ये बोला कि आप लोग गाड़ी हमारा पकड़ते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है उधर क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? उनको आप लोग बैन करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। ये लोगों ने भाई बीजेपी में बड़े बड़े पैसा फंड्स, पार्टी फंड दे के ये लोगों ने करनी और करनी। इनका चालू है प्लास्टिक का भी बैग, ऐसा नहीं कि बीजेपी के शासन शासनकाल में बनी होगी, ये फैक्ट्री तो पहले से चल रही होगी, या कोई एक ही फैक्ट्री नहीं है। तो जो अगर रूट कॉज पे जाएंगे राजनीति से अलग हटके ना, तो फिर वो दूसरी बात। आप लोग जब हर एक चीज को सही शुरुआत सही करते हैं, लेकिन फिर इसको राजनीति के फ्रेम में रख देते हैं आप लोग, तो इसीलिए जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। आप लोग राजनीति के फ्रेम से बाहर आकर के बात करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। और इसीलिए मैं संदीप मिश्रा जी को बोल रहा हूँ, एक बार संदीप मिश्रा जी। मुकेश सर जी, मुकेश सर, बीजेपी का कार्यालय दिल्ली में बना है, ड्रेनेज पे बना है, आप ही देखिए। ठीक है, कल बारिश हो गया, उसके रूट कॉज पे भी बात कर लेंगे। कौन जिम्मेदार है सर? दूसरे टर्म में आएंगे तो उस पर बात कर लेंगे। संदीप जी। जी 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 संदीप जी, ये जो मैं कह रहा हूँ कि रूट कॉज खोजने के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, हम लोग बोलते हैं तत्काल किसी को पकड़ो और निपटाओ मामला। जी मुकेश जी, देखिए हम 4 लोग बैठे हैं, अगर शायद एक 5 वाई भी बैठता है यहाँ पर, 5वां भी कोई होता तो शायद हम वाई पे पहुंच जाते कि क्या कारण है। 5वां आप मुझे जोड़ सकते हैं, 5 तो हैं ही हम लोग स्क्रीन पे। नहीं, आप एंकर हैं।
नहीं नहीं, आप तो एंकर हैं, आप तो सर निष्पक्ष हैं, आपके लिए तो कोई मतलब आप तो रेफरी हैं हम लोगों के बीच एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि सार्वजनिक महत्व का है। राजीव मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा छोड़ दिया हूँ जी सॉरी कंटिन्यू मुकेश जी। हाँ भाई साहब, मधु जी ने जैसी बातें कही वो निश्चित ही गंभीरतापूर्ण है, लेकिन जो मैं विषय उठाना चाह रहा हूँ कोई बोलना नहीं चाहता। देश की न्यायपालिका पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद उसका कोई प्रतिनिधि किसी टीवी डिबेट में नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिनिधि टीवी डिबेट में नहीं बैठता है, इसलिए उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाते। भाई आपको मैं बताऊं मुकेश जी, आवाज मेरी आ रही जी? है? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है जी। मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है संदीप जी, बोलते रहिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि न्यायपालिका से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। दिल्ली की न्यायपालिका को छोड़ दीजिए, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़ दीजिए, दिल्ली से बाहर अदालतों की स्थिति क्या है यह क्राइम करने वाला बड़ी अच्छी तरह से जानता है, उसको पता है। और मेरे न्यायाधीश मित्र भी हैं, जो फाइल जितनी ही मोटी, जो फाइल में गवाहों की लिस्ट जितनी ही ज्यादा, उसको पता है उसके ट्रायल में उतना ही लंबा समय लगेगा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं अंसल का। अंसल बंधु का जो उपहार सिनेमा कांड हुआ, उसमें हुआ क्या? 97 में 60 लोग जल के मर गए। उसके बाद से शासन प्रशासन या राजनीतिक दलों किसी ने कुछ नहीं कहा। उस समय बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन अंतिम में हुआ क्या? तो जितना बड़ा मैटर उतनी ही चीजें। और मैं बड़े क्रिमिनल की बात बता रहा हूं जो मेरे बड़े करीबी हैं, मतलब मैं खुलासा कर रहा हूं। कहते हैं कि देखो भाई, मेरे ऊपर एक भ्रष्टाचार का मैटर लगा है, इसमें करीब 70-80 गवाह हैं। 70-80 गवाह की गवाही कराने में उत्तर प्रदेश की अमुक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें मेरा मैटर चल रहा है, जिसमें पंखा भी नहीं होता है, लाइट भी सही से नहीं आती है, स्टेनो भी नहीं है, गवाही होने में कम से कम 40 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो जब 40 साल गवाही में लगेंगे, उसमें कम से कम 20 गवाह मर भी जाएंगे। 20 गवाह मरने के बाद हमारी भी उम्र 80 साल पहुंच जाए, हम भी अमर होके नहीं आए हैं। तो जस्टिस इम्पॉसिबल, गोइंग टू बी जस्टिस इम्पॉसिबल इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। किसी को डर नहीं है, जितना बड़ा अपराधी वो जानता है कि अदालतों में मैटर जाएगा, 20 साल 25 साल 30 साल चलेगा, वकील की फीस जाती रहेगी, फाइल चलती रहेगी। क्या करना है? अगर कोई जल के मर जा रहा है तो क्या है, हमारा धंधा तो चलता रहेगा। होटल सील हो जाएगा, सिनेमा हॉल सील हो जाएगा, फिर डी सील भी हो जाएगा। तो संदीप जी, आप जो कह रहे हैं न्यायपालिका में ये चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यायपालिका से सीख लेते हुए ये जो एजेंसियां जांच कर रही हैं ऐसी घटना को, तो इसीलिए तो तत्काल किसी ऐसे बच्चे को पकड़ लो, ऐसे निरीह व्यक्ति को पकड़ लो जो आकर के 40 साल तक फाइट नहीं कर सके, और उसी पे सारा इल्जाम धर दो। अभी जो अग्निकांड में हो रहा है उसमें यही चीज हो रहा है। तो उसमें तो लोग जानकार थे, उनको सिस्टम का पता था, तो 40 साल तक उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया कि 40 साल 50 साल लग जाएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें तो सबसे कमजोर व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा अश्वनी साही जी के पास जाऊंगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक लेने के लिए। तो अश्वनी जी, आप सुन रहे हैं, चूंकि आप सरकार से हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अश्वनी साही जी से सवाल पूछेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख चका। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है।
6 नोट्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। और अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने रहेंगे। अश्वनी जी, अब मैं आपसे सवाल है कि ये जो सिस्टम, जो 5Y एनालिसिस का जो एक सिस्टम है जो कि विदेशों में चलता है और इसकी जरिए इसके कारण ही जो है करप्शन पे काफ़ी लगाम लगी होती है और करप्शन करने में लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस सिस्टम पे, इस कसौटी पर अगर कसे जाएंगे तो रूट कॉज में कहीं ना कहीं हम एक्सपोज हो जाएंगे और सज़ा हमें मिल जाएगी। और यहाँ भारत में जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो सबसे कमज़ोर है उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम धर दिए जाते हैं और बाकी लोगों को बचाने की कोशिश होती है या बचा ही लिया जाता है। अब तक तो जैसे उपहार कांड का अभी जिक्र किया इन्होंने, संदीप जी ने, उपहार कांड के इतने साल हो गए, 1997 में यह घटना हुई थी, लेकिन अब तक जो है जो असल जिम्मेदार है उसको अभी तक सजा नहीं हुई, उधर तक उस तक कोई पहुंचा भी नहीं, उस दिशा में जांच भी नहीं चल रही है। लोग सिर्फ अंसल बंधु कर रहे हैं क्योंकि उनका सिनेमा हॉल था और उन्होंने जो है नॉर्म्स को पूरे नहीं किए थे। लेकिन नॉर्म्स पूरे नहीं हुए थे, इसके लिए क्या अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं जो लाइसेंस देते हैं? इसके लिए क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो वहां पर इलीगल ट्रांसफार्मर लगाए थे? तो उन तक तो एजेंसियां पहुंचती नहीं जो कि रूट कॉज वहां पे है। क्या आप क्या कहेंगे सोनी जी? बड़ा ही सराहनीय मुद्दा उठाया आपने और अच्छा लगा, कम से कम राजनीति और उससे हटके हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश की ये समस्याओं पर। देखिए, इसके 2-4 कारण हैं मुकेश जी। तो सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है कि हिंदुस्तान में, अभी संदीप जी ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने भी उस पर ध्यान दिलाया कि जो हमारे जांच का जो पारंपरिक तरीका है वो हमारे जांच का पारंपरिक तरीका नहीं बदल रहा। दूसरा, जो प्रॉब्लम होती थी और अब उसको दूर किया जा रहा है, जो डेटा नहीं होता था, डेटा अब एनालिसिस करके जो संग्रह किया जाना था, अब डेटा का संग्रह होना शुरू हुआ है, बीच में नहीं था। तो इससे कुछ आगे आने वाले समय में कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर होगी। तीसरा पॉइंट जो आता है, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी, जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद आदमी चेतता है कि कहां संसाधन ये होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। चौथा कारण है कि सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड तंत्र का न होना। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कोई दुर्घटना हो गई, अब 2 थाने हैं, अब वहां कर अगर बीच में हो गया तो थाने का विवाद शुरू हो जाता है। अगर कहीं मान लीजिए कि तुरंत कोई दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना में लोगों को डर लगता था कि अगर हम लेकर जाएंगे पुलिस वाला हमारे ऊपर केस कर देगा। धीरे धीरे जानकारी उसकी जो है, अरे शिवानंद जी म्यूट कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है ना शिवानंद जी, अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। जी। तो मुकेश जी, अब दुर्घटना मान लीजिए हो जाती थी, अब दुर्घटना में क्या होता है, पुलिस वाला आता है, उसको तुरंत FIR दर्ज करनी होती है, चालान भेजना होता है। अब वो घटना का कारण नहीं जांच करता है। मेरी बात सुनिए ना, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। मैं जिस फायर हादसे की बात कर रहा हूं, हमने जो 5 घटनाक्रम दिखाए आपको, उस फायर हादसे में क्या है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके नॉर्म्स पहले से बने हुए, उसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्म्स बने हुए कि आपको फायर NOC लेना है, आपको नॉर्म्स बने हुए कि बिल्डिंग की हाइट्स जो है वो हाइट कितनी तक जाएगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसका प्लिंथ क्या होगा, लिंटर कहाँ पे होगा, छत कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, सारे नियम बने हुए हैं। इसके लिए किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग अभी जैसे जो, अगर मैं इस मालवीय नगर अग्निकांड की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग, जो लोग असल में दोषी हैं, जिन्होंने NOC नहीं दिया या NOC के नहीं होने के बावजूद वहाँ पर सारी चीज़ें होती रही और वो अनदेखी करते रहे घूस खा करके, भ्रष्टाचार के कारण, उन पे मैं कह रहा हूँ कि उन पर क्यों नहीं अभी कोई जांच चल रही है, उन तक जांच की दिशा भी नहीं जा रही है। अभी आप पकड़ किसको रहे हैं? रसोइये को पकड़ रहे हैं, मालिक को पकड़ रहे हैं, लेकिन असल वजह तो वो नहीं है, वो तो तात्कालिक वजह है। असल वजह तो वो है जिन्होंने NOC के नहीं होने के बावजूद जो है वहाँ पर उन बिल्डिंग में वो सारी चीज़ें होती रहने दी।
जिन्होंने 6 मकान से लेकर के 24 कमरे बना दिए, 6 कमरे की जगह जो है 24 कमरे बना दिए, लेकिन जो अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी थी देखना, चेक करना, वो ना तो उसको देख पाई ना ही उसको चेक कर पाई। तो वहां पर गलती है ना, इसके लिए किसी डेटा की जरूरत नहीं है। सवाल आपकी, इसमें डेटा की जरूरत है। अगर मान लीजिए डेटा की जरूरत क्यों है, डेटा की जरूरत इसलिए है कि अगर वही अधिकारी, वही कर्मचारी सही डेटा फीड कर लें तो वो कई जगह फ्लैश होगा। अगर कहीं गलती होती है तो वो तुरंत नापे जाएंगे। क्या लगता है ये मैं कहना चाह रहा डेटा हूं। नहीं होने की गलती है, ये करप्शन है। सच को जो आप करप्शन को, आप डेटा तो ये होना चाहिए कितने अधिकारी, आप 4 अधिकारी को ऐसी घटना पे आप टांग दीजिए, आजीवन कारावास की सजा दे दीजिए, देखिए कहीं कोई डेटा की जरूरत नहीं, घटनाएं रुक जाएंगी। मुकेश जी, तो वहां संदीप जी ने जो कहा, यहाँ तो बचाने की कार्रवाई हो रही है, जो असल अधिकारी होते हैं, जो जिम्मेदार, अगर हम लोग, बचाने की कार्रवाई होती है। मुकेश जी थोड़ा जवाब भी देने दीजिए। आप आज जो है सवाल बड़े लंबे आपके हो रहे हैं, जवाब थोड़े शॉर्ट में आप ले रहे हैं। तो देखिए मेरा तो शॉर्ट होगा ना सर। नहीं, अब इधर उधर कहां घूमेंगे, मैं तो सब्जेक्ट से हटा ही नहीं। आप अगर कहते कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी अग्निकांड पर आप एक सवाल कर रहा हूं तो मैं अग्निकांड पर बात करता, लेकिन आपने आरसीए पर बात किया। दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना, मैं तो उदाहरण, आप आगे भी बोल सकते हैं, मैं तो उदाहरण से बता रहा हूं। आएंगे तो मैं रूट काज पे भी बात करूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा, सब पे बात करूंगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा मुकेश जी जो है जी बोलिए। क्या मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि चैनल का कुछ जो है किसी अधिकारी से दावत है वो निकाल रहे हैं आज। बोलिए सर जी। तो मेरा ये कहना है कि जो ये आपने तंत्र की बात की, मैं उसी तंत्र की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार इस देश में, देखिए मैं कहने की बात नहीं, त्रिपाठी जी ने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो, ये जो कहता है मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। भ्रष्टाचार कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, ये पूरे विश्व में है। और जो कहता है वो या तो पागल है या होने वाला है। ये चलिए मैं पागल हूं भाई। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपके बात नहीं कर रहा हूं, पागल मतलब समझिए चीजों को। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, अश्वनी जी को बोलने दीजिए जी। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं त्रिपाठी जी, आप निकल लेता हूं। नहीं, आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, तो ये जो कहे कि कोई भी सरकार में हो भ्रष्टाचार पूरे विश्व में आपके पास आ रहा हूं, आप कम कर सकते हो। आप उत्तर प्रदेश में, जब से मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई है, भ्रष्टाचार में कमी आई है, लेकिन बिल्कुल देखिए मैं उसमें नहीं बात कर रहा हूं कमी आई है बेसी नहीं, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से हर एक घटना के बाद जो है असल दोषी को बचाने की कोशिश होती है, और जो सबसे कमजोर होता है, अभी आप रसोईया को पकड़ लिए, आप उत्तराखंड के उस रसोईया को पकड़ लिया अग्निकांड में, अब वो बोल रहे कि नहीं किचन से आग लगी थी, जिम्मेदारी है, और जो लाइसेंस नहीं चेक किया था उसको आप लोग सोच भी नहीं रहे, वहां पर जांच की बात भी नहीं कोई कर रहा है। और जो आपने नीट परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, नीट परीक्षा में जो एनटीए है, एनटीए के भीतर का अधिकारी मिला हुआ है नहीं मिला, उसकी कोई जांच ही नहीं हो रही है। आप पकड़ किसको रहो, जिसने क्वेश्चन खरीदा, जिसने क्वेश्चन बेचा, जिसने ट्रांसपोर्ट किया। मुकेश जी वहीं आ रहा हूं। अब जब नीट की परीक्षा हुई, इस बार कहीं रास्ते में पेपर आउट नहीं हुआ। इस बार जो पेपर बना रहे हैं लोग, जिसने पेपर आउट किया वही है। कहां छूट रहा कोई आदमी? तो आउट किसी ने किया, उसने तैयार तो नहीं किया ना, वो तो कहीं से, वो तो जिम्मेदारी किसकी थी? एनटीए की थी ना, आउट नहीं हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? एनटीए की थी ना। या आप कहिएगा नहीं, जो चोर था वो बहुत चालाक था, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से चोर की चालाकी को आपको रोकना आपको था ना। 24 में एनटीए ने क्या किया, 24 में पेपर लीक हुए रास्ते में, उसको उसने एकदम से वज्र की तरह कठोर कर दिया कि रास्ते में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जड़ में ही हो जाए, गलती तो है। 24 में आपने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया सीबीआई ने, 24 के में क्लोजर रिपोर्ट में डाला कि कहीं लीक हुआ ही नहीं था। आप ये भी देखिए ना, 24 का क्लोजर रिपोर्ट आ गया है और उसमें सीबीआई कह रही कि लीक हुआ ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि भाई बीच में लीक हुआ। तो आपको भी सही जानकारी नहीं है अश्वनी जी, और इसीलिए मैं कह रहा कि ये 5 एनालिसिस होना चाहिए। शिवानंद जी ठीक है, मैं एक बार हुलियालकर जी के पास जाऊंगा, शिवानंद जी के पास, बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं जी। सर मुकेश सर देखिए, जब से 2014 से लेके 2026 तक देश के उससे पहले तो रामराज था, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी। देखिए इधर मुंबई में कमला मिल करके है, वहाँ उसका ओनर रमेश गोवानी, उन्होंने कर्नाटक का कुछ गिनाऊं क्या होलकर साहब? इलीगली उन्होंने उधर बार और पार्टी
पार्टी का खोल के रखा था और उधर शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, उसमें 14 लोग मरे और कारपोरेशन का गलती से उनको एनओसी भी नहीं था, फायर एनओसी नहीं था, लेकिन अरे वो तो साथ हम लोग बात कर ही रहे हैं सर। अब आपको एक मौका मिल गया बीजेपी पे हमला करने का, तब वही चीज हुआ, तो मैं पूछ ही रहा हूँ। मेरा सवाल जो है बीजेपी और कांग्रेस पे ये, मुझे रूट कॉज तक पहुंचने पर क्यों नहीं लोग ध्यान देते? जो जांच एजेंसियां हैं वो रूट कॉज तक क्यों नहीं जाती है? क्यों करप्शन के कारण वो भी बीच में ही रुक जाती है? मैं ठीक है सर, नई बात अगर कुछ हो तो मैं बात करूं। और मधु जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। जी मधु जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो राजनीतिक बातें नहीं होनी थी, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई, हमारे देश की एक महिला प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये वर्ल्ड वाइड है, वही अश्विनी जी कह रहे हैं, तो वो जनरलाइज कर दिया था। एनीवे, अब होता क्या है कि जो जैसे अश्विनी जी कह रहे हैं को पागल है, भाई मैं तो पागल हूं। मैं कह रहा हूं कि करप्शन करने वाले, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने क्षमा करें, आपको नहीं कहा सर, आपको नहीं कहा था इन्होंने। बिल्कुल, आप करप्शन करने वाले को पकड़िए, हैंग हिम। आई थिंक नेक्स्ट केवल 3 को हैंग कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि करप्शन अपने आप संविधान में है, कोशिश कर रहे हैं। त्रिपाठी जी अपने संविधान में है, आप वकील हैं, मेरी बात प्लीज, अब मैं बोल लूं अश्विनी जी, अगर आप परमिशन दे तो। ठीक है, बोल लीजिए। मोदी जी प्रयास कर रहे हैं यूपीआई से कैश ट्रांजैक्शन बंद करने का। जो उनका मुझे समझ में आया स्पिरिट यही है कि जब कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो थोड़ा सा करप्शन नैब होगा। अब बात आती है कि मेन ये सब चीजें तो हवाई फायर हैं। आपने जो मुद्दा उठाया वो वास्तव में बेसिक मुद्दा वो है, और संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमारे जज महोदय तो आते नहीं। कारण क्या है? आई एम सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, जुडिशरी में करप्शन है, और कई जजों ने कहा, आप देख लीजिए वर्मा जी को क्या हुआ, उनका क्या हुआ, वो इम्यून है। आप हम लोग कोर्ट में पेश होते हैं, कई हाई कोर्ट के जजेस इतने बदतमीजी से, उनको लैक ऑफ नॉलेज होता है, इतने बदतमीजी से पेश आते हैं एक आदमी को फेवर करने के लिए कि हम लोग तो खैर एक्सपीरियंस्ड हैं। जो नए लड़के होते हैं, मेरे सामने की बात है, मैं कोर्ट का नाम नहीं लूंगा, इतना डाटा जज ने, डबल बेंच थी, इतना डाटा, बढ़िया केस उसने विड्रॉ कर लिया बेचारे ने। तो दिस थिंग इवन इन जुडिशरी देयर इज अ करप्शन। तो करप्शन को नॉर्मलाइज करना, जनरलाइज करना, राजनीतिक पार्टियां, जो उनका भी फायदा है। आप जानते हैं बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो आज आइलैंड में रह रहे हैं, जिनका स्टेटस जो है साइकिल से चलने का था, जिनका स्टेटस सर्वेंट क्वार्टर में रहने का था। तो ये सब चीजें जो हैं राजनीतिक पार्टियों के समझौते की, उनके ईजमेंट की, उनके फायदे की बात है। नहीं, करप्शन हर जगह बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, संविधान में संशोधन का प्रावधान जो अपने यहाँ किया गया था संविधान निर्माताओं ने, चाहे वीएन राव जी रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हो, जो लोग भी थे, संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके ये प्रोविजन दिया कि संविधान में उसकी आत्मा के बगैर सब कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी में आत्मा भी चेंज कर दी गई और जुडिशरी ने उसको सेकंड कर दिया। आई एम रियली सॉरी, जुडिशरी कहती है कि संविधान की आत्मा में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सेकुलरिज्म और सोशलिज्म कांग्रेस ने इमरजेंसी में ला दिया, टोटली इलीगल है। तो आई एम सॉरी, तो संविधान में संशोधन करके पार्टियां प्रोविजन कर सकती हैं, करप्शन को कैपिटल पनिशमेंट में ला सकती हैं, और एक ट्रायल जो होता है, ट्रायल का एक सिस्टम होना चाहिए। अभी जैसे संदीप जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, संदीप जी ने बहुत बड़ी बात कही, और वास्तव में है कई लोग हम लोगों के पास आते हैं, वकील साहब आपको फीस क्यों दे, वहां तो हमारा 40 साल बाद हम मर जाएंगे तो हमारा क्या कर लेंगे, क्रिमिनल केस में हमारा क्या करेंगे, बच्चे तो जाएंगे नहीं, हमने कमा लिया, हम करप्ट थे, इतने सारे वो हैं, हमारे बच्चे ऐश करेंगे, मैं भी अभी ऐश कर रहा हूं। दिस इज अ माइंडसेट। तो जुडिशरी को भी टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड होना चाहिए, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अनअकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए, इम्यून हो। अगर वो जुडिशियल जजमेंट, अगर वो जजमेंट दे रहे हैं, पहले क्या होता था, जजमेंट होता था, अब तो क्या हुआ, डिसीजन हो रहे हैं। तो प्रत्येक डिसीजन को अगर रिव्यू किया जाता है, अगर ये पाया जाता है, जैसे आपको याद होगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के सारे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने एक साइड से कर दिया, लेकिन एक्शन क्या हुआ, उस जज ने कितने पैसे खाए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, चूंकि वो इम्यून है। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माण, जो संवैधानिक पीठों पर बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़कर राष्ट्र की
महत्वाकांक्षा को लेकर के राष्ट्र के निर्माण को सोचते हुए बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक अमेंडमेंट सवाल करें। मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा संदीप जी के पास जाऊंगा। एक बार संदीप जी को स्क्रीन पे लाएं। संदीप जी से मेरा सवाल है कि देखिए, आप संविधान बदल के, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सबसे ये सवाल है कि संविधान में आप बदल करके मान लीजिए आप जो सजा है, सजा को और कठोर कर देंगे, आप कहेंगे नहीं आजीवन कारावास या फांसी तक दे देंगे, लेकिन उससे क्या होगा? उससे तो फिर वही कमजोर लोग ही सजा पाएंगे ना, जो आप अभी कर रहे हैं। आप चाहे आप छोटी सजा हो, जुर्माना हो, या 6 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, या जुर्माना हो, ये सजा किनको मिलेगी? वही जो सबसे कमजोर होंगे। अगर आप सजा कठोर कर दीजिएगा तो यही फिर कठोर सजा पाएंगे। मेरा कहना यह है कि आप जो सजा बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए कह रहे हैं, उन तक तो जांच जा ही नहीं रही ना। आप जैसे एनओसी इसमें नहीं दिया गया था, तो एनओसी पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। एनओसी जो नहीं लिया उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एनओसी नहीं होने के बावजूद जो ऑर्डर देता रहा, बनाता रहा मकान, उस अधिकारी पे, उस एमसीडी पे, उस एसएचओ पे उसने क्योंकि भाई बिल्डिंग गिरने वाली जो घटना साकेत वाली है, उसमें तो एक व्यक्ति ने बाकायदा एमसीडी को और जो एसएचओ है उसको बाकायदा लिखित में कंप्लेन दिया था, और उसकी बाकायदा कोर्ट में सुना। फिर जब वो एमसीडी वाले ने उसको कहा कि ये प्रॉब्लम लेने के बाद सॉल्व हो गया, उसके बाद जब सॉल्व नहीं हुआ तो वो कोर्ट में गया वो व्यक्ति, और कोर्ट में जाकर के इन्होंने गलत जवाब दाखिल किया एमसीडी की तरफ से, और उसके 1 सप्ताह के बाद वो मकान जो है वो गिर गई, और उसके बाद उसमें करीब करीब जो है 1 दर्जन लोग जो है शायद मारे गए थे, या 4-5 मारे थे, 1 दर्जन घायल हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है कोई जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। ये तो ताज़ा मामला साकेत वाला मैं बता रहा हूँ, 2 महीना पहले की बात है। तो ये जो आप सजा अगर बढ़ा भी देंगे तो इससे असल लोग तक तो जाएगी नहीं ना ये जांच। मैं कह रहा हूँ कि असल लोग तक जांच कैसे जाए? जांच की दिशा जो है सही में किसी करप्ट आदमी जो अधिकारी है, अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंचती जांच की आंख? जो नेता है, सरकार है, उस तक जांच की आंच क्यों नहीं पहुंचती? संदीप जी। देखिए, अधिकारियों तक जांच की आंच न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण तो है कि अधिकारी कागज का पेट पूरा भर देता है। कागज का पेट पूरा भरे होने से वहां तक आंच नहीं पहुंचने पाती है। क्यों? क्योंकि जितना एविडेंस चाहिए वो क्रिएट करेगा अपने सेव करने के लिए। दूसरी बात, मैं जो सबसे बड़ी बात आपके सामने उठाया हूं कि भाई सिस्टम ही ऐसा नहीं है जहां पर एक भय पैदा हो कानून का। और आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं अपने खुद के केस का। 1983 के एक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जाके नोटिस किया है। 24 में झारखंड हाई कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया। 1983 में मर्डर हुआ है। भाई किसके पास इतना समय होगा करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए? करप्शन का भी तो ऐसे ही मुकदमा चलेगा ना। बिल्कुल। एंटी करप्शन के मामलों पे अगर आप एक व्हाइट पेपर कोई संसद में सवाल उठा दे कि राज्यवार आप डेटा दे दीजिए कि एंटी करप्शन के तहत जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके मुकदमों की स्थिति क्या है, तो पता चलेगा कि रेड ट्रैपिंग हुई है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं 2005-6 में, और अभी तक उसमें गवाही नहीं पूरी हो गई है 20 साल में, और वो बहाल है, नौकरियां कर रहे हैं। होता क्या है, सस्पेंड तो आप 6 महीने साल भर के लिए होंगे, लेकिन फिर आपको रिस्टोर कर दिया जाता है कि मुकदमा चल रहा है, तब तक तो सेवाएं चलती रहें। अरे भाई, जिस दिन घटना हो रही है उसी दिन से उसकी हाफ सैलरी करो, और टिल द एक्सोनरेशन ऑफ चार्जेस, जब तक वो बरी ना हो जाए तब तक के लिए उसकी हाफ सैलरी रहे, तो अभी देखिए सारा सिस्टम ठीक होगा। लेकिन पता है 6 महीने ज्यादा तो हम सस्पेंड रहेंगे नहीं, साल भर से ज्यादा तो निलंबित रहेंगे नहीं, और फिर सिस्टम हमको 20 साल 25 साल का मौका दे ही देगा, तब तक हम सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है न्यायपालिका का, मैं सीधे टारगेट कर रहा हूं न्यायपालिका को, मैं वकील हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर दिल्ली जुडिशरी, एसी लग रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, 2-2 स्टेनो है, 4-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं। यह चीजें उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही हैं, बिहार में क्यों नहीं हो रही हैं, झारखंड में क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों? क्योंकि इन लोगों से सवाल पूछने की राजनेताओं की हिम्मत है नहीं, क्योंकि उनकी खुद की जांच चल रही है। अधिवक्ताओं को अपने जिले का अधिवक्ता का देखना है, हमारी फाइलें बनती रहे, मुकदमे में कुछ हो चाहे ना हो। उनको तो बस ये चाहिए कि रोज मेरी 10 फाइल लगे और 500 रुपए के हिसाब से फीस मेरी तैयार हो जाए। ट्रायल में क्या हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं है, डेट लगती जा रही है, चलने दो। तो इस तरह का जो सिस्टम है, जो आज की तरह ओवरबर्डन है, और प्रशासन भी ओवरबर्डन है मुकेश जी। प्रशासन के पास केवल यही काम नहीं है कि एनओसी दे दे और बाकी चीजें देख ले। प्रधानमंत्री का दौरा होगा, मुख्यमंत्री का दौरा होगा, जज साहब का दौरा होगा, सब जगह एसडीएम को, प्रशासन को, लेखपाल को, पटवारी को, दरोगा को, सबको लगना है उस काम में कि भाई हाईकोर्ट के जज साहब आ रहे हैं या जिला जज आ रहे हैं घाट पे नहाने के लिए, तो वहां भी व्यवस्था कराओ।
भाई हर सिस्टम में सारी जानकारी इतनी लोड कर दी गई है पुलिस प्रशासन पे, भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है, नगर निगम तो भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर है, नगर पालिकाएं तो एपिक सेंटर है। भाई हर साल सड़क टूटती है, क्यों नहीं एक्सपायरी डेट लिखी जाती है? जब दवा पे एक्सपायरी लिखी जाती है तो सड़क पे भी लिख दो कि सड़क बन रही है, एक्सपायरी 12 मंथ 18 मंथ, इसके पहले अगर ये सड़क एक्सपायर होगी तो आप कंपनसेशन मांग सकते हैं ठेकेदार से। तो क्योंकि ठेकेदारों का जो इकोसिस्टम है वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई तो मुद्दा ऐसा है कि आप अगर धंसेंगे तो धंसते चले जाएंगे, आपका तह नहीं पाएंगे और फिर वहां से निकलने में भी आपको काफी समय लग जाएगा। अश्वनी जी कुछ बोलना चाह रहे, इससे पहले शिवानंद जी मुस्कुरा रहे थे, इनको लग रहा है कि बीजेपी का शासनकाल है और बात भ्रष्टाचार की हो रही है तो इल्जाम भी लगेंगे केवल बीजेपी पे। लेकिन भाई शुरुआत तो आप ही के शासनकाल में हुआ है ना, अधिकारी तो ऐसा नहीं कि ये 5 साल 15 साल में हो गए, तो अधिकारी तो वही है जो आपके काल में अपॉइंट हुए होंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का मिसयूज करना, जितना अरेस्ट ये लोगों ने किया वो पैसा कहाँ गया? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का मैं पूछा जाता भाई वो खजाने में है, आप जाकर के पता कर लीजिए, एक RTI लगाइए, पता चल जाए कहाँ पे उसका जो नियम है। आपको क्या लगता है घर में रखिए? प्राइम मिनिस्टर फंड कहाँ है? बॉन्ड के नाम पे लोगों ने भ्रष्टाचार किया बड़े महीने में। बीजेपी भ्रष्टाचार आप लोगों ने नहीं किया, बीजेपी जुमला पार्टी है। नहीं, आप जो कह रहे हैं सॉरी आप लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब क्या वो उन्होंने किया तो आप भी करेंगे? राइट है क्या आप भी करोगे? नहीं, आखिर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने नहीं किया क्या? बांड का पैसा नहीं इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए कि आपने नहीं किया। क्या इससे मतलब मैसेज ये जाता है कि आपने किया तो मेरा भी राइट बनता है? बांड पर कांग्रेस कहती है कि आप पूछेंगे तो दूसरा जवाब होगा हमारा, लेकिन कांग्रेस ही अगर कुछ कहेगा तो उसका मेरा दूसरा जवाब होगा। है नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। मोहन भागवत जी को चीफ घोटाला कहाँ से शुरू हुआ? चाइना को बीजेपी का नहीं हुआ, लेकिन सॉरी शिवानंद जी, सॉरी विषय को भटकाने का ये परमिशन आप देंगे तो ठीक नहीं। अब देखिए हमारे पास समय की भी कमी है, हमारे पास 2 मिनट का समय है। मैं चाहूंगा जो 15-15 सेकंड में जो सबसे आखिरी कमेंट लिया जाए अश्वनी जी के पास। आपने समय नहीं दिया मुकेश जी, आप चलिए तो आप 30 सेकंड ले लीजिए, अश्वनी जी आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप चलिए मतलब आप बोलिए, जब तक आप बोलिएगा मैं तब तक रहूंगा। आप बोलते रहिए, आपको समय दिया, आप बोलिए। नरेंद्र मोदी आप अश्वनी जी बोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। राहुल गांधी गद्दार, सोनिया गांधी गद्दार, यही चिल्लाने के लिए आए हैं। इतना बढ़िया टॉपिक है, आप जो है ये गद्दार वो गद्दार, क्या मतलब है भाई? टॉपिक को बोलिए ना। शिवानंद जी आप जो है विषय से मत भटकिए। मैं एक बार म्यूट कीजिए शिवानंद जी को। अश्वनी जी बोलिए जी। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 56 साल तक इन कांग्रेसियों ने राज किया, इन्होंने चलिए ठीक है, आप लोग फिर उसमें जाइएगा। आप लोग भी वही चाहते हैं कि जो निष्कर्ष जो है पॉजिटिव ना निकले और यहीं पर बहस ऐसी जगह आकर के रुक जाए जिससे आप लोगों पे कोई आंच ना आए। शिवानंद जी आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं। आदमी है तो चेप बच जाता है इनका। टॉपिक पर नहीं बोलेंगे कभी भी, मैं जो कहना चाहता हूँ नहीं सुनेंगे। आप लोगों ने तकलीफ दिया, जस्टिस लोया का हत्या किया, हरेन पांड्या का। अरे करप्शन तो लोग कांग्रेस से ही सीख करके, जितने अधिकारी हैं कांग्रेस के टाइम में ही सारे ट्रेंड हुए हैं। तो किसने बनाया था? कांग्रेस के टाइम में ही ट्रेंड हुए हैं सारे जितने करप्ट लोग हैं। नरेंद्र मोदी करप्शन लाया ये लोग, यहाँ आकर के बकवास कर रहे हैं। सॉरी मुकेश जी, सोना मत खरीदो। अरे बाबा चलिए ठीक है शिवानंद जी आप बीच में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार संदीप जी के पास आऊंगा। आखिरी कमेंट संदीप जी। आखिरी कमेंट में मुकेश जी मैं कहूंगा पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी हर 250 किलोमीटर पर अगर एक हाई कोर्ट बना दें, पूरे भारत के लिए कह रहा हूं, हर 250 किलोमीटर पर एक हाई कोर्ट बना दें, न्यायिक कार्यक्षमता अपने आप बढ़ेगी, न्यायिक जवाबदेही अपने आप बढ़ेगी और हर समस्या के समाधान में तेजी आएगी। चलिए आपकी बात जो है मैं निश्चित तौर पे सरकार तक पहुंचाऊंगा, मेरे चैनल के जरिए भी और अपने निजी तौर पे भी पहुंचाऊंगा। और आपकी बात के बाद क्या कहना वो तो आपका बात कोर्ट हम लोगों ने बनाया कुछ आपकी सोच का नीट पेपर लीक कर एमपीएससी लीक कर रहे। चलिए ठीक है मधु मुकुल जी मैं शिवानंद समझ गया आप जो है ना पॉलिटिकल चर्चा ये नहीं थी जी। मधु मुकुल जी। मुकेश जी देखिए इस सब का जब कुछ आए तो जुडिशरी का होना मुकेश जी मत बुलाया करें। शिवानंद जी आप बीच में मत बोलिए जी। शिवानंद जी आपके कारण दूसरे गेस्ट हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मधु जी
मुकेश जी, प्रॉम्प्ट जुडिशरी, प्रॉम्प्ट सिस्टम, यानी हमारा ब्यूरोक्रेसी जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन रूट काज पर पहुंच करके उसको नेप किया जाएगा, जो मेन रीजन है वो रेस्ट किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा रिकवर किया जाएगा, उससे जो भी डैमेज हुआ है बिल्कुल, उस दिन हमारे यहाँ सिस्टम सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मधु मुकुल जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, अश्वनी शाही जी आपका और डॉक्टर शिवानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी बातें रखी, लेकिन जो बात हमने कही कि 5 एनालिसिस से जो है वो मुद्दे की जड़ तक पहुंचा जा सकता है, और अगर इस कसौटी पे हर एक मुद्दे को कसा जाए तो जो रियल जो दोषी हैं उनको बेनकाब किया जा सकता है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं, जो प्रशासन है, उनकी कोशिश ये होती है कि जो सबसे कमज़ोर है उसे पकड़ करके जांच की फाइल पूरी कर दो और फिर आगे बढ़ जाओ। और यही वजह है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना लगातार होती रहती है और इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।